हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज मैं तीसरे टॉपिक में हिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पूरा पाषाण काल और पूरा यानी पाषाण काल को कंप्लीट करवाया जा चुका है। आज जिस तीसरे टॉपिक पे बात चल रही है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड पड़ता है 2600 बीसी से लेकर कितना पड़ता है 1500 बीसी तक, 1500 बीसी तक, यानी 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया है। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, किस नाम से जाना गया। तो सबसे पहले बात आती है कि सिंधु घाटी एवं उसकी सहायक नदियों के सिंधु घाटी एवं उसकी सहायक नदियों के मैदान में, सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव हुआ, यानी एक सभ्यता का उद्भव हुआ जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी भारत का मैप बना के समझाता हूँ थोड़ा। यानी ये भारत का लगभग मैप बनेगा इस टाइप से, यहां से ऐसे आके, अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी समझा जा सकता है इससे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता आएगी लगभग ऐसे बनता है। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है, यानी सिंधु नदी यहां से निकली, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज या ब्यास, जो भी नदियां हैं यहाँ से मिलती हैं और यहाँ से आके यहाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। कहाँ, यहाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इस नदी का नाम है इंडस। और उसके सिंधु के बाद झेलम आ जाती है, चिनाब आ जाती है, ये सेकंड वाली, फिर रावी आ जाती है, व्यास आ जाता है और सतलज नदियां आ जाती हैं। सतलज जहां यहाँ मिलती हैं, पंचगंगा दूरगंगा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ से आके ये यहाँ अरब सागर में गिर जाती हैं, अरब सी में गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में जिस सभ्यता का उदय हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, उसे सिंधु घाटी और उसके उपजाऊ, जो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में जिस सभ्यता का उद्भव होता है, उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। तो सिंधु घाटी कैसा है, सिंधु नदी और उसकी, आप लोग अच्छे से बराबर लिखते भी रहिएगा, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में जिस सभ्यता का उद्भव हुआ, जिस सभ्यता का उद्भव हुआ, उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब ये परिभाषा तो इससे समझ में आ गई होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, ये सिंधु है जिसे इंडस बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो है, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है, यानी इस सभ्यता में जिस संस्कृति का या जिस सभ्यता का उद्भव हुआ, उसे सप्त सैंधव का मतलब हो गया सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों के समूह में जिस सभ्यता का उद्भव हुआ, उसे सिंधु घाटी सभ्यता या सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर यहां लिख सकते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। क्या लिख सकते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में जिस सभ्यता का उद्भव हुआ, उसे सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से जाना गया। अब दूसरी बात आती है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हाँ भाई,
ये चीज तो पता होनी चाहिए कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सब सैंधव प्रदेश या सिंधु सरस्वती नदी, इसके कई नाम है ना, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता, तो ये सारी चीजें आज बताऊंगा। तो बात चल रही है कि इसकी हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, तो जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन हो रहा था, ठीक है, जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन करवाया जा रहा था, यानी सिंधु सभ्यता के उसके सहायक जो सभ्यताएं हैं, खुदाई की जा रही थी, तो सबसे पहले जो स्थल मिला उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। तो हड़प्पा नामक पुरास्थल का सर्वप्रथम खोज होने के कारण इस सभ्यता को क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाने लगा। किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई। तो क्या लिख सकते हैं? हड़प्पा नामक पुरास्थल, हड़प्पा नामक पुरास्थल, हड़प्पा नामक पुरास्थल, ठीक है, हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम होने के कारण, ठीक है, सर्वप्रथम होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम होने के कारण इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाने लगा? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नाम से इसलिए जाना जाने लगा क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी केवल सिंधु क्षेत्र में ही सीमित ना होकर के, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र में ही सीमित ना होकर के किस क्षेत्र में सीमित थी, यानी सिंधु बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में सीमित थी। यह सभ्यता क्या हो जाएगा? यह सभ्यता ठीक है, सिंधु घाटी में सीमित ना होकर, ठीक है, यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी में केवल सीमित ना होकर, यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी में सीमित ना होकर के एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र में फैली होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता, यानी क्या लिखा जाएगा? यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी में सीमित ना होकर एक बृहद भौगोलिक, ठीक है, एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र में फैली होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक तर्कसंगत है। अब ये चीज समझ में आ रही होगी कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम ना देकर के हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा स्थल जो था ये बहुत बड़ा एक बृहद स्थल है, केवल यहाँ ही नहीं फैला, हड़प्पा यहाँ पड़ता, मोहनजोदड़ो यहाँ पड़ता, यानी एक बृहद क्षेत्र में फैले होने के कारण इसे क्या केवल सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सीमित नहीं किया गया, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहना अधिक तर्कसंगत दिखता है, तो ये नोट कर लो, आराम से नोट करते रहो धीरे धीरे। यह सभ्यता केवल, यहाँ पे आ जाएगा केवल, सिंधु घाटी में सीमित ना होकर एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र में फैली होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक तर्कसंगत या लॉजिकल जो है प्रतीत होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात आ रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव की बात चल रही है, ये इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ समय पूर्व तक ये माना जाता था, क्या माना जाता था? कुछ समय पूर्व तक ये माना जाता था कि जो यह सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है ये आर्यों के आगमन से हुआ है, क्योंकि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए, ऐसा माना जाता है। तो ये माना जाता था कि आर्यों के आगमन से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ। लेकिन हुआ क्या, सन 1921 और 22 की बात है, सन 1921 और 22 में
ठीक है। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखालदास बनर्जी, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स और एक और थे दयाराम साहनी। इन्होंने कहाँ पे? पंजाब प्रांत के लरकाना जिले और मांटगोमरी जिले में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज करी, उत्खनन करवाया या खुदाई करवाई या पता लगाया। तो वहां से कुछ ऐसी वस्तुएं या अवशेष मिले जिससे हमें ये पता चला कि आज से, यानी आज इस समय प्रेजेंट टाइम से 4600 साल पहले, ठीक है, आज से 4600 साल यानी 2000 साल ये और 2600 ईसा पूर्व उधर की बात चल रही है। तो आज से 4600 साल पूर्व क्या थी? एक उच्च कोटि की सभ्यता थी, ठीक है, एक उच्च कोटि की सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी। तो ये चीज कैसे पता चली? मैंने क्या बोला अभी? मैं बता रहा था कि इससे पूर्व यानी कुछ समय पूर्व तक ये माना जाता था कि इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ, ठीक है, इस सभ्यता का उद्भव आर्यों के आगमन से हुआ। किंतु सन 1921 या 22 में क्या हो जाएगा, यहां देख लेते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट जो है, कुछ समय पूर्व तक यह माना जाता था कि आर्यों के आगमन से हुआ, लेकिन वो प्रमाण गलत हो जाता। कब? सन 1921-22 में, सन 1921 और 22 में क्या पता चला? तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, बराबर लिखते भी रहिएगा, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में कौन कौन से लोग थे? तो माधव स्वरूप वत्स है, माधव स्वरूप वत्स, राखालदास बनर्जी, राखालदास, ठीक है, राखालदास बनर्जी। तीसरे और क्या थे? दयाराम साहनी, दयाराम, ठीक है, दयाराम साहनी ने कहां पर? पंजाब प्रांत के लरकाना और मांडगोमरी, पंजाब प्रांत में, पंजाब यानी ये कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। पंजाब प्रांत के मांटगोमरी, मांटगोमरी और, ठीक है, और लरकाना जिले में, लरकाना जिले में स्थित, इसका लरकाना जिले में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थल का क्या करा? उत्खनन करवाया। तो इससे क्या मिला? इससे कुछ ऐसी वस्तुएं या अवशेष मिले जिससे हमें ये पता चला, क्या मिला? अवशेष मिले या वस्तुएं मिली, मृदभांड मिले, सिक्के मिले, ठीक है, लिपियां मिली। तो इससे ये चीज पता चली कि आज से 4600 वर्ष पूर्व, 4600 वर्ष पूर्व, कब से? आज से 4600 वर्ष पूर्व भारत में एक उच्च कोटि की सभ्यता थी, ठीक है। तो इससे ये चीज पता चल गई जिसे हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दी गई। अब ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसे तीसरी सभ्यता के नाम से और भी जाना जाता है। मान लो सिंधु घाटी सभ्यता बता दिया, हड़प्पा सभ्यता बता दिया, सप्त सिंधु प्रदेश बता दिया, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी बात ये आ जाती है कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो ज्यादातर जो स्थल मिलते हैं वो सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी के तट पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं। तो क्या इसके बारे में लिख सकते हैं? सरस्वती नदी और उसकी जो सहायक थी, ठीक है, सरस्वती नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में फैले होने, यानी इसके जो स्थल थे या ये सभ्यता, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता, ठीक है, ये सभ्यता जो है सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में फैले होने के कारण, और उसके सहायक क्षेत्रों में फैले होने के कारण, सहायक क्षेत्रों में फैली होने के कारण इससे, अभी तक तो शायद दिख रहा होगा,
तो क्या लिखा है, ये सभ्यता सरस्वती और उसके सहायक क्षेत्रों में फैली होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सरस्वती के नाम से, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तब तक आप लोग बराबर नोट करते रहिए। ये वाला भी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे लिखने के लिए हमें ये चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया, तो ये वाला पॉइंट मिटा देता हूं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और तो इस तरह से क्या पता चला कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके मुख्यतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसके 3 नाम देखने को मिल रहे हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, और क्या एक मेन नाम जो मिला है, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, इन 3 नामों से जाना गया। अब ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद जानना ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में हम ये लोग सुनते आए हैं कि इसकी जो प्रकृति थी, प्रकृति का मतलब जो नेचर था या बनावट थी, वो कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी थी। तो इसके बारे में हम लोग ये सुनते आए कि इसकी जो नगरीय प्रकृति जो थी वो नगरीय थी। कैसी थी, इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी, प्रकृति ये कैसी थी, नगरीय, नगरीय या शहरी, नगरीय या शहरी थी। इसीलिए इस काल को यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल को प्रथम नगरीय संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, या प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर इसकी प्रकृति ऐसी थी तो इसलिए क्या नाम है, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय संस्कृति या प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसकी प्रकृति नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रकृति थी वो कैसे थी, नगरीय थी, शहरी थी। इसलिए इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना गया, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब भारत है, पाकिस्तान है या अफगानिस्तान में, जो इसी समय में, इसी कालखंड में सर्वाधिक नगरों का विकास जो है देखने को मिलता है। जैसे मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, लोथल था, रोपड़ था, कालीबंगा था। ये जो स्थान जो देखने को मिले, ये इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं कि इस समय उनका विकास हो रहा था। ठीक है, अब एक नाम और भी मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सैंधव सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में, यानी जब यह टाइम चल रहा था कांस्य युगीन, और कांसा बनता कैसे, तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। किससे, तांबा और टिन, तांबा और टिन। यानी इस समय जो भी उपकरण या औजार प्रयोग किए जा रहे थे उसमें तांबे और टिन की मिलावट होती थी। तांबा और टिन को मिलाकर बनता था कांसा, और कांसे से जो निर्मित औजार होते थे उनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चाहे सड़कें बनाने में, खेती करने में, हल बनाने में, घर बनाने में, या हथियार बनाने में, या युद्ध के औजार बनाने में, तो कांसे से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का नाम से भी जाना जाता, क्योंकि उस समय टिन की अनुपलब्धता थी। अनुपलब्धता का मतलब सीमित मात्रा में मिलता था। ठीक है, इसलिए टिन के औजारों का ज्यादा प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता था, क्योंकि तांबा और टिन के मिश्रण से बनता था कांसा, और कांसे से निर्मित औजारों का प्रयोग किया जाता था। बनता था कांसा, और कांसे से जो निर्मित हथियार या औजार होते थे, निर्मित हथियार या औजार, इनका प्रयोग किया जाता था। ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। अब दूसरी बात आती है कि कांस्य युगीन सभ्यता हो जाता है। अब बात आई कि जो ये जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी जो सभ्यता है,
यहाँ पे जो सामग्री मिली वो लिखित साक्ष्य में मिली है या पुरातात्विक सामग्री में मिली है। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यहाँ पे जो सामग्री मिलती है वो सामग्री मिली है, ज्यादातर तो पुरातात्विक सामग्री ही मिली है। तो क्या है, लिखित और पुरातात्विक सामग्री के साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक सामग्री के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लिखा जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित और पुरातात्विक सामग्री के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि जो लिखित में मिली है वो मिली है यहाँ की लिपि, ठीक है। और जो लिपि है वो है चित्रात्मक। कैसी है? चित्रात्मक। और जो लिपि चित्रात्मक है इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है, यानी इसे अपठनीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपठनीय। ये चीज समझ में आई कि यहाँ की जो लिपि मिली है वो चित्रात्मक है, ठीक है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, समझ में नहीं आता कि क्या है। और दूसरा है पुरातात्विक सामग्री। तो हम पुरातात्विक सामग्री का ही सहारा लेते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जानने के लिए हम पुरातात्विक सामग्री या पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लेते हैं। पुरातात्विक में क्या आ जाएगा? अभिलेख आ जाएगा, सिक्के आ जाएंगे, ताड़पत्र आ जाएगा, मोहरें आ जाएंगी, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, ये सभी चीजें आती हैं पुरातात्विक सामग्री में, ठीक है। अब ऐसी चीज जहां पे पुरातात्विक और लिखित सामग्री दोनों के साक्ष्य उपलब्ध हों, मैंने क्या बताया था इससे पहले, याद करना, मैं बता चुका हूं, जहां पे लिखित और पुरातात्विक सामग्री दोनों के साक्ष्य उपलब्ध हों, ठीक है। लेकिन क्या है? लेकिन उसे जो लिखित सामग्री है उसे पढ़ा ना जा सके। उसे किस हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं? उसे प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। यानी इसे, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक, किस नाम से जानेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री। मैंने क्या बताया था? जब आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था तो मैंने बताया था यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें लिखित और पुरातात्विक सामग्री दोनों उपलब्ध हो, लेकिन जो लिखित सामग्री हो उसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है, अपठनीय हो, और इसी का सहारा लेना पड़े, यानी पुरातात्विक सामग्री की उपलब्धता हो, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहना। तो यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी ये वाला इरेज करता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये इरेज करता हूँ। और ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि किसे कांस्यवियन सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्यों रखा जा सकता है, ठीक है। अब बात आ रही है कि इसका सैंधव घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ये भी इरेज कर रहा हूं, ठीक है, यहां से इरेज करा, ठीक है। तो बात आई सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। किसकी आई? सिंधु, ठीक है। थोड़ा रुकना, बस जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात आएगी। तो ये लग जाता है। तो बात चल रही थी कि सैंधव सभ्यता का विस्तार जो है वो कहाँ मिलता है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का विस्तार, यानी सैंधव सभ्यता का जो विस्तार मिलता है वो मैंने मैप के थ्रू ही बताया था कि जो इंडिया था, पाकिस्तान था और अफगानिस्तान था। तो सैंधव सभ्यता का विस्तार जो मुख्यतः मिलता है, मुख्यतः का पूर्ण रूपेण ही मिलता है। तो जो विस्तार क्षेत्र है उसकी बात कर लेता हूँ। विस्तार क्षेत्र जो है वो पड़ता है पाकिस्तान, बलूचिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान,
ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, और भारत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पुरस्कार जो मिलते हैं वो भारत और पाकिस्तान से ही मिलते हैं, भारत से मिलते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार देखने को मिलता है 99% वो बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है या भारत में देखने को मिलता है। अब बात आई अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में ही केवल 2 ही स्थान मिलते हैं। एक का नाम है मुंडेगाक, क्या नाम है, मुंडेगाक, मुंडेगाक ये वाला एक स्थान हो गया, और एक हो गया सोरतुघई, सोरतुघई, ठीक है, सोरतुघई। ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है ये अफगानिस्तान में मुंडेगाक और सोरतुघई में इसके साक्ष्य मिलते हैं, और दूसरा स्थान आता है विस्तार क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान में आती है। ठीक है, तो अब भारत में जो मुख्यतः विस्तार देख लेते हैं, वो भारत का जो विस्तार क्षेत्र आएगा वो ऐसे बनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो है वो होता था मांडा तक, यानी उत्तर में इसका विस्तार मांडा यानी चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर में पड़ती, चिनाब नदी कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर छत, इसका जो सिंधु सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में आता है ये आता है आलमगीरपुर, क्या आता है, आलमगीरपुर है, आलमगीर, यहाँ पे रा है फिर पो है र, आलमगीरपुर जो ये पड़ता है मेरठ जिले में। ठीक है, मेरठ जिले में आलमगीरपुर मेरठ जिले में पड़ता है, इसलिए जो पड़ता है हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। दूसरा बात ये आता है दायमाबाद, दायमा यानी महाराष्ट्र तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, दायमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र, कहाँ तक, तो यहाँ पे जो पड़ता है वो प्रवरा नदी के तट पर मिलता है, प्रवरा नदी। और एक इधर स्थान पड़ता है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पड़ता है, उसका नाम है सुतकांगेडोर, क्या नाम है, सुतकांगेडोर, ये पड़ता है दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। तो ये चीज समझ में आ गई। इसका जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है वो मिलता है 1600 किलोमीटर, ये है यानी नॉर्थ, ये वाला जो हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट में जो इसका डिस्टेंस देखने को मिलता है 1600 किलोमीटर, और ये नॉर्थ और साउथ में जो इसका डिस्टेंस देखने को मिलती है वो 1400 किलोमीटर क्षेत्र में देखने को मिलता है, यानी इतने क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। ये चीज समझ में आई कि भारत में इसका विस्तार या जो पाकिस्तान में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब बात आ रही है कि पाकिस्तान का ही वर्णन कर लिया जाए पहले। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे मिलता है, सिंधु सभ्यता यानी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार मिलता है। पाकिस्तान में मुख्यतः 3 ही स्थल है जहां से हमें इसके विस्तार के प्रमाण मिलते हैं। तो पहला जो स्थान पड़ता है, दिख रहा होगा यहाँ तक, चलो एक यहाँ लिख देता हूँ। एक जो पहला पड़ता है वो पड़ता है बलूचिस्तान, क्या पड़ता है, बलूचिस्तान, ये पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ की अगर बात कर ली जाए कि यहाँ पे कौन कौन से स्थान पड़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है सुतकांगेडोर, आ जाता है, क्या आ जाता है, सुतकांगेडोर आ जाएगा, सुतकांगेडोर 4 स्थान है यहाँ पे, सुतकांगेडोर हो जाएगा, सुतका को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुतका को हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बालाकोट हो जाएगा, बालाकोट हो जाएगा और डाबरकोट हो जाएगा। ठीक है, सुतकांगेडोर, सुतका को और बालाकोट हो जाएगा, बालाकोट, और एक हो जाएगा डाबरकोट, डाबरकोट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो आ जाएगा वो पंजाब प्रांत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पंजाब प्रांत आ जाएगा। ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान का है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के विस्तार की बात चल रही है सिंधु सभ्यता। तो पंजाब प्रांत में आ जाएगा डेरा इस्माइल खां, डेरा इस्माइल खां, ठीक है, डेरा इस्माइल खान हो जाएगा। रहमान ढेरी आ जाएगा, रहमान ढेरी आ जाएगा। जलीलपुर आ जाएगा, जलीलपुर आ जाएगा। गुमला हो जाएगा। ठीक है, एक और स्थान पड़ता है हड़प्पा आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हड़प्पा। ठीक है,
तो ये हो गया, ये हो गया। अब भारत में तीसरा जो स्थान पड़ता है उसके बारे में यहाँ लिखना है साफ। थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ, हो सकता है शायद ना दिखे। तो ये आप लोग नोट कर चुके हैं। तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा जो स्थान पड़ता है वो बचा है, बलूचिस्तान हो चुका है और पंजाब भी हो चुका है, सिंध प्रांत बचता है। क्या बचता है? तीसरा जो बचता है सिंध प्रांत बचता है, सिंध प्रांत, ठीक है। तो अब अगर सिंध प्रांत की बात आती है तो सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थान पड़ते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पड़ता है मोहनजोदड़ो। क्या पड़ता है? मोहनजोदड़ो। नोट करते रहना, ठीक है। मोहनजोदड़ो हो जाएगा, चन्हू हो जाएगा, चन्हू दड़ो हो जाएगा, जुदीर जोदड़ो हो जाएगा, जुदीर जोदड़ो। याद करने का तरीका क्या है? दड़ो लग रहा है, ठीक है।